आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान। आज़ादी की लड़ाई की कहानियां इस देश के अजीम शख्सियतों की कुर्बानी से लिखी गई हैं। उसमें न जाने कितने लोगों ने अपनी कुर्बानी दी, जिन्हें हम भुला चुके हैं। आज़ादी की लड़ाई में क्रांतिकारियों के अलावा लेखक, सूफी संत, पत्रकार और शायरों ने बहुत अहम भूमिका निभाई है। भारत की आज़ादी की लड़ाई में कई राष्ट्रवादी विचारधारा वाले पत्रकारों ने खुले तौर पर ब्रिटिश सरकार का विरोध किया। कलकत्ता में अमृत बाजार पत्रिका शुरू करने वाले घोष, शिशिर और मोतीलाल बंधुओं, मद्रास में द हिंदू और तमिल में स्वदेश मित्रन शुरू करने वाले जी सुब्रमण्य अय्यर और पुणे में केसरी के लोकमान्य तिलक के नाम याद आते हैं। सभी ने बहादुरी से शासन के खिलाफ तीखे संपादकीय लिखे और सभी को देशद्रोह का दोषी पाया गया। हालांकि इन सब में एक ऐसे राष्ट्रवादी पत्रकार का नाम पूरी तरह से भुला दिया गया है, जिसने अपनी जिंदगी का ज्यादा हिस्सा देश के नाम कुर्बान कर दिया था। हम बात कर रहे हैं सैयद अब्दुल्ला बरेलवी की, जिनके लंबे समय तक के अगुवाई में बॉम्बे क्रॉनिकल फला फूला। सैयद अब्दुल्ला बरेलवी भी 2 बार जेल गए, लेकिन अपने रास्ते पर बने रहे, जिससे बरेलवी को लेकर अंग्रेजों में काफी चिढ़ थी। सैयद अब्दुल्ला बरेलवी ने अपनी कलम से अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ी थी। उनके नाम पर मुंबई में एक सड़क भी है। अफसोस कि बरेली ने अपने इस नायक को भुला दिया। सैयद अब्दुल्ला बरेलवी का जन्म 18 सितंबर 1891 को मुंबई में हुआ था। उनका परिवार बरेली शहर में आकर बसा था। उन्होंने कानून की पढ़ाई की और मार्च 1915 में सहायक संपादक के रूप में शामिल हो गए। वह एक गांधीवादी थे। हमेशा खादी की शेरवानी पहनते थे और सिर पर गांधी टोपी पहनते थे। महात्मा गांधी और बरेलवी के बीच पत्राचार होता रहा, जिसमें गांधी ने उन्हें अपने पत्र में बरेलवी भाई कहा करते थे। 1910 में मुंबई में कांग्रेस के एक समय के अध्यक्ष सरफरोज शाह मेहता की अगुवाई में क्रॉनिकल की शुरुआत की गई थी। अंग्रेजी में यह अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के मुकाबले के तौर पर पेश किया गया था, जिसे तब एंग्लो इंडियन प्रेस का हिस्सा माना जाता था, और इसकी कीमत 1 आना थी, जो टाइम्स की कीमत का 1/4 था। मेहता ने बीजी हार्नीमैन को नियुक्त किया, जो उस समय कलकत्ता के स्टेट्समैन में थे। अंग्रेजों के खिलाफ और राष्ट्रवादियों के पक्ष में अपने तीखे लेखन के कारण वे जल्द ही प्रशासन के लिए कांटा बन गए और 1919 में जलियांवाला हत्याकांड पर अपने अखबार की खबर के बाद उन्हें ब्रिटेन भेज दिया गया। गवर्नर जॉर्ज लॉयड ने इसे नियंत्रण करने की कई बार कोशिश की, यहां तक कि एक प्रावधान भी पेश किया जिसके तहत इसे प्रकाशित होने से पहले कहानियां प्रस्तुत करनी होंगी, लेकिन बाद में यह फैसला वापस लेना पड़ा। हार्नीमैन के जाने के बाद एक अन्य पत्रकार मोहम्मद पिकथौल को संपादक नियुक्त किया गया। पिकथौल एक इस्लामी विद्वान थे जो कुरान के अनुवाद के लिए जाने जाते थे। उस समय बॉम्बे में बहुत राजनीतिक उथल पुथल थी। गांधी 1914 में दक्षिण अफ्रीका के एक शहर में उतरे थे और जल्द ही उन्होंने राष्ट्रवादी आंदोलन को गति दी और बॉम्बे में उन्हें बहुत समर्थन मिला। कपड़ा मजदूर राजनीतिक रूप से सक्रिय हो रहे थे और बाल गंगाधर तिलक के जेल जाने के बाद उन्होंने काम करना बंद कर दिया था। क्रॉनिकल उस समय तक एक महत्वपूर्ण मुखपत्र बन चुका था, जिसे हर कोई नियंत्रित करना चाहता था। 1924 में पिकथौल ने पद छोड़ दिया और यह पद सैयद अब्दुल्ला बरेलवी को दे दिया गया। बरेलवी तब तक कई वर्षों तक क्रॉनिकल में काम कर चुके थे और कई मौकों पर संपादक के रूप में भी काम करने का मौका मिल चुका था। इस बीच अखबार का प्रदर्शन खराब रहा। पंडित नेहरू ने बॉम्बे के उद्योगपतियों से धन जुटाने की कोशिश की, लेकिन सभी कोशिशें नाकामयाब रहीं। शिक्षाविद मिल्टन इजराइल ने अपनी पुस्तक कम्युनिकेशन एंड पावर प्रोपेगेंडा एंड द प्रेस इन द इंडियन नेशनलिस्ट स्ट्रगल 1920 से 1947 तक में बॉम्बे में कांग्रेस के भीतर सत्ता संघर्ष और क्रॉनिकल पर नियंत्रण पाने के लिए विभिन्न समूहों द्वारा किए गए प्रयासों का विस्तृत विवरण किया था। अखबार बेहतर प्रदर्शन कर रहा था और यकीनन ही टाइम्स ऑफ इंडिया को कड़ी टक्कर दे रहा था, जो उस वक्त अंग्रेज विरोधी था, लेकिन सरकार बरेलवी को दबाने की कोशिश करती रही। 1930 में उन्हें 5 महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई और 250 रुपए का जुर्माना भरना था। उन्होंने जुर्माना नहीं भरा
और उन्हें 1 महीना और जेल में बिताना पड़ा। साल 1932 से 1933 में उन्हें एक बार फिर 18 महीने के लिए साधारण कारावास की सजा सुनाई गई। उन्होंने अंग्रेजों के साथ साथ जिन्ना और मुस्लिम लीग को भी निशाने पर लिया और देश के मुसलमानों से अपील की कि वे जिन्ना के बहकावे में ना आएं और पाकिस्तान का विकल्प ना चुनें। लीग और रूढ़िवादियों ने उन्हें बहुत नापसंद किया और जब बरेलवी कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में चुनाव में खड़े हुए तो उन्होंने अपने अखबार विंडिकेट योर पैट्रियटिज्म में एक अपील जारी की। क्रॉनिकल ने उनके नाम को बदनाम करने के लिए जाली दस्तावेजों के इस्तेमाल की कहानी छापी। कई प्रभावशाली लोगों और यहां तक कि धार्मिक नेताओं के समर्थन के बावजूद अलग मुस्लिम राष्ट्र के कट्टर विरोधी सैयद अब्दुल्ला बरेलवी चुनाव हार गए। बरेलवी ने कभी अपने विचार नहीं बदले। वह और उनके अखबार गांधी के बड़े समर्थक बने रहे, जिन्होंने इस समय तक एक बड़ा कद हासिल कर लिया था। उन्होंने हमेशा बंटवारे का विरोध किया और उसके खिलाफ लिखते रहे। गांधी की हत्या होने पर बरेलवी बहुत दुखी हुए और 31 जनवरी 1948 की सुबह की मुख्य खबर थी हत्यारे की गोली से महात्मा की मौत। पहला पन्ना विस्तृत रिपोर्टों से भरा था, जिसमें नेहरू का हमारे जीवन से रोशनी चली गई वाला भाषण प्रमुखता से दिखाया गया था। गांधी के हत्या के अगले साल बरेलवी का भी इंतकाल हो गया। बरेलवी को श्रद्धांजलि देने वालों में कई प्रमुख हस्तियां शामिल थीं। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि बरेलवी जैसे पत्रकारों की पहले से कहीं ज्यादा जरूरत है और वल्लभ भाई पटेल ने उन्हें देश की आजादी की लड़ाई में एक बहादुर योद्धा, एक पक्का राष्ट्रवादी और प्रेस की आजादी के पक्के समर्थक बताया। उनके इंतकाल के बाद बॉम्बे क्रॉनिकल भी 1959 में स्थायी रूप से बंद हो गया, क्योंकि वह बदलते परिवेश में टिक नहीं सका। मुस्लिम टुडे इस बहादुर पत्रकार को खिराज अकीदत पेश करता है। दोस्तों, अब मुझे इजाजत दीजिए। अगले रविवार फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।